मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज संविधान के 44वें संशोधन की चर्चा करें। इसे इस संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा वापस ली जा चुकी थी। 1975 से 77 तक 19 महीने तक जो आंतरिक आपात की व्यवस्था लागू थी, उसे मार्च 1977 में श्रीमती गांधी ने वापस ले लिया। लोकसभा विघटित कर दी गई और नए चुनाव हुए। यह चुनाव आपातकाल बनाम शांति के आधार पर लड़ा गया था। आपातकाल में लोगों को जो कटु अनुभव हुए, उस संदर्भ में 1977 का लोकसभा का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण था और विरोधी दलों ने मिलकर के बहुत ही कम समय में एक नए राजनीतिक दल का गठन किया और उसे नाम दिया गया जनता पार्टी। जनता पार्टी में तीन चार दलों के सदस्य थे और इन लोगों ने मिलकर के जनता पार्टी की स्थापना की और उन्होंने आपातकाल के दरमियान जो संवैधानिक मनमानियां हुई थी, जो कार्यपालिका की शक्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था, न्यायपालिका को बिल्कुल पंगु बना दिया गया था, आपातकाल के दरमियान अनेक प्रकार के लोगों पर अत्याचार किए गए थे, तो इन सभी के विरुद्ध जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। जनता ने जनता पार्टी को पूरा समर्थन दिया और इस प्रकार से केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। तो मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि सभी नेता, जनता पार्टी के या सरकार के सभी नेता इस चीज को अनुभव करते थे कि आपातकाल के दरमियान कई प्रकार की गड़बड़ियां हुई। तो इस प्रकार की गड़बड़ियों को भविष्य में रोकने से बचाने के लिए या कोई भी शासक, कोई भी प्रधानमंत्री भविष्य में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके, इसके लिए वो संविधान में संशोधन करने के लिए कटिबद्ध थे और उन्होंने इस प्रकार से 44वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। लोकसभा ने पारित कर दिया। जब राज्यसभा में इसे भेजा गया तो राज्यसभा ने इसमें 4 संशोधन किए। जब 4 संशोधन किए, चूंकि राज्यसभा में कांग्रेस का बहुमत था, इसलिए और जनता पार्टी कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव जीत करके आई थी, इसलिए कांग्रेस ने इस 44वें संशोधन विधेयक पर 4 संशोधन प्रस्तावित किए। अब सरकार के सामने एक ही विकल्प था कि या तो कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित सुझाव को मान लिया जाए अथवा फिर विधेयक रद्द हो जाएगा, क्योंकि संवैधानिक संशोधनों की दृष्टि से दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं। मतलब संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होना अनिवार्य है और यदि पारित नहीं होता तो विधेयक रद्द माना जाता है। तो आखिरकार जनता पार्टी सरकार ने राज्यसभा द्वारा सुझाए गए सुधारों के प्रस्तावों को स्वीकार किया और इस प्रकार से दोनों सदनों से पारित होने के बाद राज्यों की स्वीकृति मिली और राज्यों की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद 44वां संशोधन कानून बन गया। देखें इसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं रखी गई थी। सबसे पहले मौलिक अधिकार। चूंकि जब से संविधान बना था तब से लेकर के 1977 तक मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार पर बहुत ज्यादा विवाद हो रहा था और इसके लिए शासन को भी अनेक संवैधानिक संशोधन करने पड़े थे। तो इस प्रकार के विवादों को देखते हुए 44वें संशोधन में सबसे मुख्य रूप से यह बात कही गई कि संपत्ति के अधिकार का उल्लेख 2 स्थानों पर था मूल अधिकारों के चैप्टर में। पहला उल्लेख था अनुच्छेद 19 F के अंतर्गत और दूसरा उल्लेख था अनुच्छेद 31। इन दोनों स्थानों से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और संपत्ति का अधिकार का तो होगा ही, क्योंकि भारत में साम्यवादी व्यवस्था नहीं है, भारत में सामान्य व्यवस्था है। तो इसलिए यह व्यवस्था की गई कि
अनुच्छेद 300 में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम दिया गया अनुच्छेद 300 क या ए, और उसमें संपत्ति के अधिकार को उल्लेख किया गया और उसमें लिखा गया कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यह जो लाइन है, यही लाइन आज भारत में नागरिकों के लिए संपत्ति का अधिकार है। कानून के प्राधिकार के बिना का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यदि शासन किसी की संपत्ति को जब्त करना चाहती है, अधिग्रहण करना चाहती है, जब्त नहीं अधिग्रहण करना चाहती है, लेना चाहती है, तो वह सबसे पहले संसद में, विधानसभा में कानून बनाएगी और कानून बनाने के बाद व्यक्ति की निजी संपत्ति को अधिग्रहित किया जा सकता है। कानून का प्राधिकार यही है, पहले कानून बनाइए और कानून बनाने के बाद किसी की संपत्ति को आप अधिग्रहित कर सकते हैं। तो यही अधिकार हम आज उपभोग कर रहे हैं और यही हमारा संपत्ति का अधिकार है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300 क या 300A में उल्लिखित किया गया है। इसी के मूल अधिकार के संदर्भ में और भी व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इन दोनों अनुच्छेदों के बारे में व्यवस्था की गई कि आपातकाल में भी जब पूरा मौलिक अधिकार का अध्याय स्थगित निलंबित कर दिया जाता है, तब भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 20 और 21 यथावत बने रहेंगे। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता तथा अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, ये दो अनुच्छेद यथावत बने रहेंगे, भले ही आपातकाल हो या कोई भी काल हो। मतलब कि आपातकाल में भी पूरे मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, लेकिन केवल 20 और 21 अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध संबंधी व्यवस्थाएं हैं। उसके बारे में यह व्यवस्था की गई कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है, तो 2 माह से अधिक अवधि के लिए यदि किसी को गिरफ्तार करके जेल में रखना है, तो एक आयोग बनेगी, एक समिति बनेगी। उस समिति में उच्च न्यायालय के स्तर का न्यायाधीश, कार्यरत न्यायाधीश उसका अध्यक्ष होगा, 2 अन्य न्यायाधीश उसकी सहायता के लिए होंगे। तो ये 3 न्यायाधीशों की समिति उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के प्रकरण पर विचार करेगी, और यह समिति यदि चाहे तो उसकी गिरफ्तार जेल की अवधि को बढ़ा सकती है। यदि वह विचार करके यह देखती है कि उस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है, उसको छोड़ सकती है। न्यायाधीशों की समिति बनाने का उद्देश्य यह था कि कार्यपालिका के अनावश्यक हस्तक्षेप से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन न हो, इसके लिए ही व्यवस्था की गई थी। अब दूसरा बिंदु आगे, आपातकालीन प्रावधान। 44वें संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण विषय 3 प्रकार की चीजें आप कह सकते हैं। एक तो मौलिक अधिकार, दूसरा आपातकालीन प्रावधान, और तीसरा राष्ट्रपति के बारे में, न्यायपालिका के बारे में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं। ये सभी व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आपातकालीन प्रावधान में सबसे मुख्य, इसको बिंदुवार देखें। सबसे पहले यह व्यवस्था की गई कि आपातकाल की उद्घोषणा कैबिनेट के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति कर सकेंगे। कैबिनेट का लिखित परामर्श, देखिए पूरे संविधान में केवल अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। बाकी अन्य कहीं पर भी मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, मंत्री परिषद शब्द का उपयोग किया गया है। तो पूरे संविधान में केवल अनुच्छेद 352 में, वो भी 44वें संशोधन के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई, उसमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श जब राष्ट्रपति को प्राप्त होगा, तब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकेंगे। 1975 में जो आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी, उसमें था क्या, स्थिति क्या हुई थी कि श्रीमती गांधी ने अकेले निर्णय लेकर राष्ट्रपति को परामर्श दिया, राष्ट्रपति ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर किए,
आपातकाल लागू हो गया। अगले दिन सवेरे 4 बजे, रात को 12 बजे लागू हुआ। 25 जून 1975 की रात को 12 बजे, सवेरा हुआ 26 जून आया। तो 25 जून 1975 की रात को 12 बजे आंतरिक आपात की घोषणा हो गई और सवेरे 4 बजे तक, मतलब कि सवेरा हुआ 26 जून हुआ, तो सवेरे 4 बजे तक जितने भी विरोधी दल के नेता थे उनमें से अधिकांश मतलब लगभग 80-90% विरोधी दल के नेता सब के सब मिसा के अंतर्गत जेल में बंद किए जा चुके थे। अगले दिन सवेरा हुआ 26 जून आया। 26 जून को 8 बजे श्रीमती गांधी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और उस कैबिनेट की मीटिंग में आपातकालीन प्रावधानों को, आपातकालीन घोषणा की स्वीकृति दी गई। मतलब आपातकाल की घोषणा पहले हुई, कैबिनेट की स्वीकृति बाद में मिली। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए 44वें संशोधन में व्यवस्था की गई कि जब मंत्रिमंडल अपना लिखित परामर्श देवे, मतलब मंत्रिमंडल की बैठक पहले होगी, उस बैठक में आपातकाल उद्घोषणा के बारे में विचार होगा, तब मंत्रिमंडल लिखित रूप में जब परामर्श देगा तब जाकर के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकेंगे। आगे दूसरा बिंदु था आभ्यंतरिक अशांति नहीं, सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। केवल आंतरिक देश के अंदर छोटी मोटी गड़बड़ी, छोटी मोटी अशांति के आधार पर आंतरिक आपात की घोषणा नहीं होगी। यदि देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह होता है तब जाकर के आप आंतरिक संकट की घोषणा की जा सकेगी। सशस्त्र विद्रोह। तीसरा, स्वीकृति 1 माह में। पहले था 2 माह के अंदर। पहले की व्यवस्था यह थी कि यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है तो 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदन उसको स्वीकृति देंगे, तब जाकर के वह लागू होगा। अब व्यवस्था की गई कि आंतरिक संकट हो चाहे बाह्य संकट हो, यदि ऐसी घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा तो 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदन उस पर अपनी स्वीकृति देंगी। 1 माह के अंदर। फिर यह स्वीकृति विशेष रूप से, विशेष बहुमत से स्वीकृति होनी चाहिए। कैसे? दोनों सदन अलग अलग अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृति देंगे, तब जाकर के आपातकाल लागू रहेगा, अन्यथा वह आपातकाल की घोषणा समाप्त मानी जाएगी। कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। कुल सदस्य संख्या में पिछली बार मैंने इसके बारे में बताया था, जैसे लोकसभा के सदस्य संख्या 542 है, 4 सीटें रिक्त हैं, 538 हुआ, तो 538 का बहुमत नहीं, 542 का बहुमत, 542 का आधा से 1 ज्यादा, तब जाकर के बहुमत मिलना चाहिए, तब जाकर के पास होगा। और फिर उपस्थित था मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो इतने बहुमत से जब दोनों सदन स्वीकृति देंगे तब आपातकाल की व्यवस्था लागू रहेगी, अन्यथा घोषणा निरस्त मानी जाएगी। फिर एक बार में 6 माह की अवधि। पहले यह व्यवस्था थी कि आपातकाल की घोषणा हो गई एक बार तो वह अनिश्चित काल तक के लिए लागू रह सकती थी। कैसे? 1962 में जब चीनी आक्रमण हुआ तो राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की, चीनी आक्रमण समाप्त हो गया। इसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ, तब भी चलता रहा वह आपातकाल, और 1966 या 67 में फिर उस आपातकाल को समाप्त किया गया। जब 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ बांग्लादेश के संदर्भ में, तो उस समय फिर से आपातकाल की घोषणा की गई, बाह्य संकट की घोषणा की गई, और वह बाह्य संकट चलता ही रहा। और 26 जून 1975 को श्रीमती गांधी ने आंतरिक संकट की भी घोषणा कर दी। तो जब 1975-77 तक देश में स्थिति, जब आपातकाल की घोषणा हुई तो देश में बाह्य संकट भी था, आंतरिक संकट भी था। मतलब बाह्य संकट भी चल रहा था, आंतरिक संकट फिर उसके ऊपर लागू कर दिया गया। तो अब ऐसा नहीं होगा। एक बार यदि संसद स्वीकृति देती है तो उसकी अवधि 6 माह की होगी। यदि 6 माह से अधिक बढ़ाना है अवधि को, फिर आप संसद से स्वीकृति लेंगे। आपको जितने बार भी बढ़ाना हो, 6-6 महीने के लिए एक बार में बढ़ेगा, और हर बार आपको संसद से
विशेष बहुमत से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, तब जाकर के आपातकाल की व्यवस्था जारी रह सकेगी, अन्यथा समाप्त हो जाएगी। फिर लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर समीक्षा। यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य, मतलब कि 542 का 54, यदि लोकसभा के 54 सदस्य लिखित आग्रह करें तो संसद के दोनों सदन आपातकाल की व्यवस्था पर विचार करेंगे, संसद उस पर विचार करेगी। और मान लीजिए लोकसभा का अधिवेशन नहीं चल रहा है, तो क्या होगा? यदि लोकसभा का अधिवेशन चल रहा है तो 1/10 सदस्य लोकसभा के स्पीकर को अभ्यावेदन देंगे, पत्र लिखेंगे कि आपातकाल की व्यवस्था पर चर्चा हो। यदि लोकसभा का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो ये एप्लीकेशन, यह आवेदन, यह पत्र राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उस पर थोड़ा याद रखिएगा। और जब इस प्रकार से पत्र प्राप्त होता है तो 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति लोकसभा का अधिवेशन बुलाएंगे, उस पर विचार होगा। और यदि मान लीजिए लोकसभा यह पाती है, लोकसभा में यह निष्कर्ष निकलता है कि आपातकाल की घोषणा को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है, तो लोकसभा अपने बिल्कुल साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके आपातकाल की घोषणा को समाप्त कर सकती है। थोड़ा सा गौर करिए, आपातकाल की घोषणा जारी रखना है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों का विशेष बहुमत चाहिए। लेकिन यदि आपातकाल की घोषणा को निरस्त करना है, समाप्त करना है, तो केवल लोकसभा का साधारण बहुमत चाहिए। उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत। इस प्रकार से प्रावधान कर दिया गया ताकि भविष्य में कोई भी सरकार आपातकाल की घोषणा करने के बारे में मनमानी न कर सके। इसी प्रकार से आगे, अच्छा, इसमें एक बात स्पष्ट हुआ कि आपातकाल की उद्घोषणा को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव केवल लोकसभा से पारित होना पर्याप्त है, राज्यसभा की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। और समीक्षा भी केवल लोकसभा में होगी, राज्यसभा में नहीं होगी। इसके बाद संवैधानिक संकट, राष्ट्रपति शासन। एक बार यदि संवैधानिक संकट की घोषणा की गई तो उसकी अवधि 6 माह के लिए होगी। 6 माह किसी प्रांत में संवैधानिक संकट की स्थिति बनी रह सकती है। यदि और उसको बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी तो उसको एक बार फिर से संसद की स्वीकृति से अगले 6 महीने के लिए फिर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक अवधि संवैधानिक संकट की नहीं होगी। लेकिन यदि देश में आपातकाल है और बाह्य संकट है या आंतरिक संकट है, यदि देश में आपातकाल है और अथवा निर्वाचन आयोग लिखित देवे कि उस प्रांत में अभी निर्वाचन कराना संभव नहीं है, तब इस अवधि को फिर से 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। उस 6 महीने तक फिर देखेंगे। यदि मान लीजिए फिर भी यही स्थिति है, फिर निर्वाचन आयोग का सर्टिफिकेट चाहिए, अथवा यदि आपातकाल है तब फिर 6 महीने के लिए बढ़ाइए। यह क्रम निरंतर चलता रहे। और उद्घोषणा को यदि राष्ट्रपति बाह्य संकट या आभ्यंतरिक संकट की घोषणा करते हैं तो इसको न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है कि एक बुरी या दुर्भावना से आपातकाल की घोषणा की गई है, इसलिए न्यायपालिका राष्ट्रपति के समाधान की सुनवाई करेगा, चुनौती दी जा सकती है। इतनी व्यवस्थाएं आपातकाल के संदर्भ में की गई। फिर आगे राष्ट्रपति के संदर्भ में मूल संविधान में अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान था कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ठीक, इसके बाद संविधान में 42वां संशोधन किया गया 1976 में। उसमें एक लाइन आगे जोड़ा गया कि और राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार काम करेंगे।
मतलब मूल संविधान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था। 42वें संशोधन के अंतर्गत व्यवस्था की गई कि ऐसी सलाह के अनुसार काम करेंगे, मतलब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद जैसा सलाह देगी उसी सलाह को मानने के लिए बाध्य है। 44वें संशोधन में इसमें एक लाइन और जोड़ा गया, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कह सकेगा और पुनर्विचार के बाद जो परामर्श मिलेगा राष्ट्रपति उसके अनुसार काम करेंगे। आप सोचते होंगे कि पुनर्विचार के लिए बोल दिया तो क्या हो जाएगा, लेकिन एक समझने की बात है कि राष्ट्रपति यदि मंत्रिपरिषद को किसी विषय पर पुनर्विचार के लिए कहता है तो राष्ट्रपति के बोलने का इतना महत्व होता है कि पूरा देश आंदोलित हो जाता है। पूरे देश की नजर राष्ट्रपति के इस निर्णय पर पड़ जाती है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद के परामर्श को पुनर्विचार के लिए कहा। पूरे देश का ध्यान उस ओर आकर्षित हो जाता है। पुनर्विचार के सामान्य सी बात है, फिर से सोचो फिर बताओ, नहीं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है। और आज तक का इतिहास है हमारे भारत में स्वतंत्रता के बाद का कि बहुत कम अवसरों पर राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए कहा है। तो राष्ट्रपति की स्थिति को थोड़ा सा अच्छा बनाया गया, गौरवपूर्ण बनाया गया। फिर आगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर, इनके निर्वाचन को चुनौती देने से मना कर दिया गया था संविधान के 39वें संशोधन के अंतर्गत। श्रीमती गांधी ने संविधान में संशोधन किया 39th अमेंडमेंट और एक व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर के चुनाव को किसी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकेगी। यदि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संसद स्वयं एक समिति बनाएगी और वह समिति फिर उस पर विचार करेगी। 44वें संशोधन के अंतर्गत 39वें संशोधन की इस व्यवस्था को निरस्त करके फिर से पुरानी स्थिति को स्थापित कर दिया गया और यह व्यवस्था की गई कि इन चारों के चुनावों को चुनौती दी जा सकती है। ये व्यवस्था स्थापित कर दी गई, मतलब न्यायपालिका की शक्तियों को फिर से बढ़ा दिया गया। फिर आगे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों की शक्तियां बहाल कर दी गई। 42वें संशोधन के अंतर्गत या अन्य संशोधनों के द्वारा श्रीमती गांधी के शासनकाल में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की जिन शक्तियों को समाप्त कर दिया गया था, इन सभी शक्तियों की पुनर्स्थापना कर दी गई। एक महत्वपूर्ण बात, कल पिछले चर्चा में एक बात आई थी कि लेख जारी करने का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए लेख जारी कर सकता है, 5 प्रकार के लेख, लेकिन उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार तथा अन्य प्रयोजनों के लिए भी लेख जारी कर सकता है। तो अन्य प्रयोजनों के लिए ये जो शब्दांश है, ये जो वाक्यांश है, इसे 42वें संशोधन के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था। 44वें संशोधन में फिर से इसको बहाल कर दिया गया। मतलब कि जो गरिमा, जो शक्तियां 42वें संशोधन के पहले सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त थी, वो सब गरिमा ससम्मान न्यायालय को वापस कर दिया गया। और फिर आगे है संविधान संशोधन। 42वें संशोधन के अंतर्गत श्रीमती गांधी की सरकार का यह दृष्टिकोण था, यह मत था कि भारत में संसद की सर्वोच्चता है, भारत में संसद की सर्वोच्चता होनी चाहिए और संसद ही हर मामले में सर्वोच्च है। यह सरकार की निरंकुशता को बढ़ाने वाली व्यवस्था थी। 44वें संशोधन के अंतर्गत इस व्यवस्था को निरस्त किया गया और यह व्यवस्था की गई कि सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी कानून या संविधान की किसी संशोधन को चुनौती दी जा सकेगी। मतलब संसद ने मूल ढांचे की सीमा को फिर से स्वीकार कर लेने की बात कही।
श्रीमती गांधी के शासनकाल में जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें यह व्यवस्था की गई कि संसद संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन, निरसन कुछ भी कर सकती है। उस पर कोई बंधन नहीं, मूल ढांचे का भी बंधन नहीं। 44 संशोधन में कहा गया कि संसद के सामने मूल ढांचे का बंधन होगा और अभी भी यह व्यवस्था चल रही है। तो इस प्रकार से भारत में संसद की सर्वोच्चता नहीं है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता अर्थात संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। यह है 44वां संशोधन और इस संशोधन का प्रभाव यह पड़ा कि आज तक किसी भी सरकार ने इस तिथि के बाद किसी प्रकार की मनमानी करने का दुस्साहस नहीं किया। आपको धन्यवाद। आगे की चर्चा फिर आगे करेंगे। धन्यवाद।